हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट की, जो 1700 से लेकर 1857 तक है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखिए, जो टोटल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, वो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। और जो ये क्वेश्चन है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपके पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक, अगर देखिए हर एक यूनिट से आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं ना, सेम वही चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो और है आपके लिए। ठीक, क्योंकि इसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप ये कर लीजिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। चाहे कुछ भी कहीं से ही पूछा जाए अगर आपसे एग्जाम में, तो आप वो लिख सकते हो, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आप आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। ठीक, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, क्या 18वीं शताब्दी भारत में निरंतरता का युग था, न कि परिवर्तन का? भारत में ब्रिटिश शक्ति के राजनीतिक विस्तार का मुख्य चरण क्या था? कितने चरण में राजनीतिक विस्तार हुआ था ब्रिटिश सत्ता का, ये पूछा जाएगा। प्राच्यवाद नामक अवधारणा का क्या तात्पर्य है? भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार एवं शुद्धिकरण में इसका क्या योगदान था? प्राच्यवाद का मतलब प्राचीन सभ्यता से है। ठीक है, भारत में अंग्रेज शिक्षा के विकास की व्याख्या कीजिए। किन परिस्थितियों और विवादों के फलस्वरूप बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी? भारत कृषि एवं कृषि समाज पर पड़े इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। भारत में 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कहीं अधिक था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, अगर आपने ध्यान से टॉपिक पढ़ा हो ना, तो आप देखिए हर एक यूनिट से आपका 1 या 2 क्वेश्चन बना हुआ है। शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 पूछे जाएंगे आपको 2 लिखना पड़ेगा। या तो उपयोगितावाद पे देखिए, या फिर रैयतवार प्रणाली, या तो रैयतवार प्रणाली से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या फिर बंदोबस्त से आपसे और कुछ भी पूछ लिया जाए। नील विद्रोह आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत मेन टॉपिक है। और विउद्योगीकरण भी बहुत मेन टॉपिक है, क्योंकि इसने भारत का उद्योग बिल्कुल बंद कर दिया था। यहाँ पे जो कपड़ा उद्योग वगैरह था, एकदम उसको बंद करके, और बाहर से जो यहाँ से कच्चा माल ले जाके वहाँ पे बना के लाके बेचने का काम शुरू हो गया था। मशीनों की मशीनें स्थापित कर दी गई थी, जो क्या हुआ, जिससे रोजगार खत्म हो गए थे लोगों के। मशीनों के वजह से एक मशीन 10 लोगों का काम कर रही थी, तो क्या हुआ, उन 10 लोगों का रोजगार चला गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है इस पे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, या शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए। ठीक है, देखिए 18वीं शताब्दी में निरंतरता और बदलाव दोनों का काल था। इस शताब्दी में राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव और निरंतर दोनों को देखने को मिली थी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक और आर्थिक गिरावट के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक विकास भी हुआ था। कुछ चीज़ें अच्छी हुई थी, जैसे कि जो पुरानी प्रथा थी मुगल साम्राज्य में, जैसे प्रदा प्रथा चालू हो गई, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब चीज़ें खत्म भी हुई थी वहाँ पे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार शुरू हुआ, जिसका असर स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। संगीत, वास्तुकला, आर्थिक व्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में भी निरंतरता बदलाव को देखने को मिला था। इस शताब्दी में कई कई बड़े बांध और जलाशयों का निर्माण भी हुआ था। आपने पढ़ा होगा, जैसे कि रेल का आविष्कार था, वो भी अंग्रेजों के समय में ही किया गया था, है ना। 18वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्राम आधारित थी। ठीक है, निरंतरता के लिए तर्क क्या थे? सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिरता थी। जातीय ग्राम संरचना भारत का सामाजिक संगठन, जिसमें जाति व्यवस्था और ग्राम जीवन में शामिल है, काफी हद तक स्थिर रहा। सांस्कृतिक निरंतर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं, जैसे त्योहार, मंदिर पूजा, ये सब भी क्या चीजें हद तक एक निर्बाध रूप से जारी रही थी। मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, धीरे धीरे समाप्त हो रही थी कहीं कहीं पे। यहाँ तक कि क्षेत्रीय दरबार में भी शास्त्रीय भारतीय संगीत, नृत्य और ललित कलाओं ने पारंपरिक रूप को बढ़ाकर रखा था। फारसी और मुगल प्रभाव।
मुगल राजनीतिक शक्ति के पतन के बावजूद फारसी कई क्षेत्रों में प्रशासन की भाषा बनी हुई थी। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे विभिन्न उत्तराधिकारी राज्यों में मुगल संस्कृति मानदंडों को बरकरार रखी हुई थी। मतलब एकदम से ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है। कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर फारसी ये जो भाषा थी ना, वो अपना प्रशासन बना के रख रखी थी वहाँ पे, मतलब लागू थी। कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था जो भारत की सभ्यता की रीढ़ थी, कायम रही। स्थानीय जमींदारों ने ग्रामीण प्रशासन और कई सगरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा था। धार्मिक निरंतरता भी थी। बचाव के लिए कुछ तर्क थे, जैसे कि क्या हुआ था, राजनीतिक विखंडन हुआ था। मतलब कुछ राजनीतिक शक्तियाँ थी जो बिखर गई थी। विशेष रूप से क्या हुआ था, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, तो क्या हुआ, राजनीतिक सत्ता का विखंडन हुआ, जिसमें मराठा, सिख, जाट और मैसूर जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था ना। भारत में ब्रिटिश शक्ति के राजनीतिक विस्तार। 3 महत्वपूर्ण चरण थे: व्यापारवाद, वित्तीय साम्राज्यवाद, लेज़र-फेयर और वित्तीय समाजवाद। ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के लिए उन्होंने कई रणनीतियाँ अपनाई थी। स्थानीय शासकों को कर्ज में डुबोकर उनके क्षेत्रों को समर्पण करने का, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा, जो रैयत वर प्रणाली वगैरह अपनाई गई थी, जिसमें जो किसान था, किसान पे क्या मतलब कब्जा कर रहे थे उनकी ज़मीनों पर। जैसे कि औपनिवेशिकवाद जो थे, अंग्रेज़ जो थे, वो सीधा ज़मींदार पे प्रेशर डालते थे कि उनको इनसे कर चाहिए, और ज़मींदार क्या करते थे, सीधा किसान के ऊपर प्रेशर डालते थे कि उनके ऊपर ये कर लगाया गया है, इतना टैक्स लगाया गया, उनको देना ही देना है, उनकी खेती हो या ना हो, है ना, उनके ऊपर क्या करना है, ये टैक्स भरना ही भरना है। बल और युद्ध का इस्तेमाल करना, सहायक गठबंधन और सर्वोच्च की नीति और व्याप्त का सिद्धांत जैसी चालाक नीतियाँ अपनाना। ब्रिटिश शासन के कुछ और प्रभाव भी थे। भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई। आधुनिक सड़क, तार के टेलीफोन की शुरुआत हुई। भारत में संसदीय प्रणाली, एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार और निष्पक्ष न्यायालय की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय और स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। भारतीय अंधविश्वासों में बदलाव आया। बाल विवाह, सती प्रथा, जैसे कि अभी बताया आपको मैंने, इन सब चीज़ों को क्या हुआ, समाप्त किया इन लोगों ने, है ना। ठीक है, ये तो क्या था, सुधार हुए थे कुछ। प्राच्यवाद या ओरिएंटल पूर्वी संस्कृति और समाजों का एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। प्राच्यवाद, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राच्यवाद से आप क्या समझते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि पश्चिमी ने पूर्व को किस तरह देखा, उस पर कैसे प्रभुत्व जमाया और उसे किस तरह से रूढ़िबद्ध किया। उनका मानना था कि जो प्राच्यवाद का मानना है कि सभी एशियाई संस्कृति एक जैसी है। वो क्या करते थे, जो हमारी संस्कृति इसको असभ्य मानते थे, मतलब कि इन लोगों के अंदर रहने की सभ्यता नहीं है, ये सब चीज़ें उनकी मेंटेलिटी थी। ये मानता है कि आधुनिकीकरण के लिए एशिया संस्कृति को पश्चिम प्रभाव की ज़रूरत है। वो क्या सोचते हैं कि जो एशिया के लोग हैं उनको ना पश्चिमी, मतलब जो इनका पश्चिमी रवैया है रहने का, मतलब हर चीज़ की ज़रूरत क्या है, इनकी ज़रूरत है हमें, इनके संस्कार, इनकी संस्कृति हमें सीखनी चाहिए, ऐसा ये सोचते थे। प्राच्यवाद नामक अवधारणा क्या है। प्राच्यवाद के मुताबिक यूरोपीय विद्वानों और शोधकर्ता ने अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व का चेतन तत्व पर आधारित नहीं किया, बल्कि पहले से ही तय रूढ़िवाद पर आधारित था। प्राच्यवाद के मुताबिक यूरोपीय कलाकारों ने पूर्वी समाज को तर्क बुद्धि से वंचित, कमजोर और क्षेत्रण दिखाया। प्राच्यवाद पश्चिम के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वर्चस्व को सक्षम बनाता है। ठीक है, प्राच्यवाद ने भारत में अंग्रेजों की किस प्रकार की सहायता की। भारत पर नियंत्रण के लिए ज्ञान प्राप्त करना, ब्रिटिश शासन को उचित ठहराना कि इनका शासन जो है वो उचित है। ठीक है, भारत के कानून को नियंत्रित करना एवं भारतीय समाज को विभाजित करना। ये सब काम क्या किया था, प्राचीनवाद की जो सभ्यता थी उसने किया था ना। इसमें इन्होंने सबसे बड़ी नीति क्या अपनाई थी, फूट डालो राज करो। इसमें फूट डालो की इन्होंने नीति अपनाई कि लोगों के बीच में फूट डालो और इनके ऊपर राज करो, क्योंकि फूट डालो ये लोग आपस में लड़ेंगे, है ना, तो ये क्या करेंगे, उनके ऊपर शासन करेंगे इस तरीके से। भारत में 18वीं सदी के अंत तक 19वीं सदी की शुरुआत में पारंपरिक उद्योगों का पतन किन कारकों का योगदान था। विउद्योगीकरण, धन की निकासी थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां और धन का निष्कासन था, शोषणकारी आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी। ठीक है, ब्रिटिश ने भारतीय अर्थव्यवस्था पुनर्निवेश किया, बिना भारत से संसाधन लाभ और करों के ब्रिटेन में
स्थानांतरित नमस करके भारत धन की निकासी की। इस धन की निकासी ने भारतीय आबादी को गरीब बना दिया और घरेलू उद्योग विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों को कम कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, जो यहाँ से कच्चा माल वगैरह था जिससे लोग अपना काम करते थे वो ले गए यहाँ से ये लोग व्यापार करने के लिए। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा खपत कर दी कि इन लोगों का क्या सभी भारतीयों को इन्होंने गरीब बना दिया। ठीक है, इतना ज़्यादा इन लोगों ने कब्जा किया और इतना ज़्यादा यहाँ से निर्यात किया सामान का। जैसे इसमें काली मिर्च हो गई, नील वगैरह हो गई, कपास हो गई, इन सब चीज़ों का। भूमि राजस्व प्रणाली स्थायी की। बंदोबस्त रैयत वाली और माल वाली प्रणाली ने किसानों पर उच्च कर लगाया जिससे उन्हें कर्ज में डूबना पड़ा। इससे उनकी क्रय शक्ति कम हो गई और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं की मांग में भारी कमी आ गई। असमान व्यापार नीति अपनाई उन्होंने, जिसमें वो क्या करते थे, भारत से ब्रिटेन को कच्चा माल, कपास, नील, अफीम निर्यात करते थे और बदले में तैयार माल आयात करते थे पर कैसे, दुगने दामों में। कच्चा माल ले गए वहाँ से बना के बेच रहे हैं यहाँ पे लाके, पर क्या दुगने रेट में बेच रहे हैं। इससे भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग बाधित हुआ। मतलब जो खुद से बना रहे थे कपड़ा उद्योग, ये सब चीज़ क्या हो गया, इनको नुकसान हो गया। ब्रिटिश उद्योगों की तकनीकी श्रेष्ठता। ब्रिटिश उद्योग क्रांति। ब्रिटिश उद्योग क्रांति के परिणाम उद्योगों का, विशेषकर वस्त्र उद्योगों का मशीनीकरण। जैसे कि बताया कि मशीन लगाई उन्होंने तो क्या हुआ, इससे रोजगार गए। ब्रिटेन में कपड़ा मिल। भारतीय वस्त्र उद्योग का विनाश हो गया, जिससे क्या हुआ, कपास बुनाई और हस्तशिल्प का पतन हुआ। भारतीय निर्यात पर प्रतिबंध लग गए। ठीक है, और लोगों के रोजगार चले गए, ये सब चीज़ें। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। बाकी कमेंट करके बताइए कि आपका और कौन सा एग्ज़ाम कब है, उसके हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और एग्ज़ाम कैसे गए आपके। ओके, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू एंड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।